कैसा जंगल है। यहाँ पर तो नरसंहार के साथ साथ जानवरों के ऊपर भी दुष्कर्म किए गए हैं। ये कोई आम जंगल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रुका तो मारा जाऊंगा। कोई यहाँ पर आए इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊं। अरे कोई है? सुनो, अगर कोई हो तो बचा लो भाई। मैं मरना नहीं चाहता। ये मेरा खून चूस रही है। अरे ये मुझे चबा लेगी। अरे कोई तो बचा लो हमें। अरे ये तो मदन की आवाज थी। अरे मदन भाई कहाँ हो? बताओ मुझे। मैं तुम्हारा दोस्त पंडित हूँ। बोलो कहाँ पर हो भाई? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अरे पंडित मत आओ भाई, ये तुम्हें भी मार डालेगी। बहुत ही निर्दयी है ये, इसे दया नहीं आती। मत आओ पंडित, भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तुझको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं आ रहा हूँ। कौन हो तुम? सामने आओ। मेरा दोस्त कहां पर है बताओ मुझे। तुमने उसके साथ क्या किया? बोलो। अपने पीछे देखो। मैं कौन हूं जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत सबका ऐसे ही होगा। अब तेरी भी मौत होगी। अरे राम, अरे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूं? ऐसा सपना पहले मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी सुबह सुबह। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब सच हो? सफेद बाल की चुड़ैल। अरे भगवान, सब मारे गए। उठो भैया, जल्दी मदन के पास चलो। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये साला सुबह का सपना भी सच हो सकता है। इतना बोलकर पंडित तुरंत मदन के घर की तरफ निकल पड़ा। मदन के घर गया, लेकिन मदन वहाँ पर नहीं था। पंडित समझ गया मदन कहाँ मिलेगा। फिर वो आगे बढ़ा और चौपाल की तरफ निकल पड़ा। अरे यार, कितना तुमको ढूंढा, पर तुम यहाँ पर बैठे हो। साला यार, मैंने गजब का सपना देखा। सब कुछ खत्म हो गया था। जानवरों, बच्चे सब मारे गए, और साथ में तुम भी। आज पहली बार मुझे डर लगा। जानकीपुरम में जरूर कुछ गलत होने वाला है। मदन, समय रहते हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? तू भी यार पंडित सपना के पीछे परेशान है। कहाँ चलना है? मेरा दिमाग पहले से खराब है, अब और दिमाग मेरा मत खराब करो साला। सुबह सुबह उठा, सोकर देखा तो दोनों बैल ही गायब हैं। अब मैं उसे सुबह से ढूंढ ही रहा हूं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए। पता ही नहीं कहां से चोर आ गए गांव में, जो जानवरों की चोरी कर रही है। अरे क्या बात करते हो? 2 दिन पहले तो मेरी गाय खो हो गई, वो भी मुझे मिली नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं गांव में चोर आ गए? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तुम सही कहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं गांव में और भी लोगों के जानवर चोरी हो गए हो? क्यों न चलकर पता किया जाए और चोर को पकड़ा जाए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। चलो गांव की तरफ सबसे पूछताछ किया जाए। इतना बोलकर दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। और थोड़ी ही देर में गांव पहुंचने ही वाले थे कि तभी रास्ते में उन दोनों को जगदीश मिल गया। अरे मदन भाई, मेरी बकरियां रात को गायब हो गई। पता नहीं कहां चली गई, मिल नहीं रही है। छोटे छोटे बच्चे उसी के लिए रो रहे हैं। कहां से लाऊं अपनी बकरियां ढूंढ के? मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। अरे हाँ, अगर तुम दोनों को कोई बकरी दिखाई दी हो तो बता दो भाई। नहीं जगदीश, मुझे कोई बकरी नहीं दिखी। पर कहीं आज रात को तुम्हारी बकरी चोरी हुई थी क्या? बोलो जगदीश। हाँ भाई मदन, आज रात को ही मेरी बकरी चोरी हुई। मेरी ही नहीं, गांव में बहुत लोगों की चोरी हुई और हर घर से कुछ ना कुछ गायब हुआ है। गांव में कोहराम मचा हुआ है।
सभी राजा के पास जाने का प्लान बना रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है गांव में? कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन में सारे घर की बकरियां चोरी हो गई। अरे बकरियों की चोरी नहीं जगदीश, सबकी चोरी हो गई। जितने भी जानवर थे उनकी सबकी चोरियां हो रही है। बस शुक्र करो भगवान की कि बच्चे सही सलामत हैं। मुझे जिस बात का डर है, अगर वो हुआ तो सब अनर्थ हो जाएगा। ठीक है जगदीश, तुम जाओ, हम दोनों गांव की तरफ निकलते हैं। इतना बोलकर दोनों गांव की तरफ निकल गए। तभी एक पेड़ के नीचे एक औरत रो रही थी, जो इस गांव की नहीं थी। उसे देखते ही दोनों लोग रुक गए और फिर उससे बात करने लगे। अम्मा, मेरी बातों का बुरा मत मानना। आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हैं और आप किस गांव की हैं? क्या आप हमें बता सकती हैं? और हाँ, हमसे बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि हम आपको थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए बिना डरे आप हमसे बात कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल अम्मा, हम सब आपके बेटे के जैसे हैं। आप अपना दुख हमसे बांट सकती हैं। अगर हम आपके दुख में आपकी मदद कर सकें तो जरूर करेंगे। बताइए, आपको क्या परेशानी है? हमको क्या परेशानी होगी बेटा, अब तो हमारी उम्र मरने की हुई है। अब जो भी करेगा ऊपर वाला करेगा। गांव से अजीब तरह के लोग इसी रास्ते से होते हुए गए, जिसमें एक औरत थी। उसके बाल सफ़ेद थे और उसके साथ दो बड़े बड़े पहलवान थे। वो अजीब से बात कर रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हो। एक बात बोलूं अम्मा, बुरा मत मानना। आप सच में मरने की उम्र पर हैं और बहुत ही जल्दी आप भगवान को प्यारी भी हो जाएगी। वो दो मोटे मोटे पहलवान नहीं, बल्कि वो सब यमराज के दूत हैं, जो बहुत जल्द आपको यहाँ से लेकर जाएंगे और आसमानों की सैर कराएंगे। बुरा मत मानना, मजाक कर रहा था। क्या पंडित, खामखा अम्मा के चक्कर में समय बर्बाद किया? चलो अब गांव की तरफ। माफ करना अम्मा, हम सब आपकी मदद नहीं कर सकते। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर गए ही थे कि तभी पंडित को याद आया सफेद बालों वाली चुड़ैल, और वो रुक गया। रुककर पीछे देखा तो वो बुढ़िया गायब हो गई थी। इतना देखकर वो डर गया और फिर मदन से बोला, अरे देखो देखो मदन, वो बूढ़ी अम्मा चली गई। उसको ढूंढो जल्दी, उससे एक सच का पता लगाना है। अब देर मत करो, चलो मेरे साथ। वो कोई बुढ़िया नहीं, बल्कि एक डायन है, जो यहाँ पर आकर जानवरों की चोरी कर रही है। यार पंडित, तुम सच में पागल हो। भला एक बुढ़िया कैसे जानवरों की चोरी कर सकती है? और उसको क्यों हम ढूंढे? हमको गांव चलना है तो गांव चलना है। पता नहीं कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मेरा तो दिमाग खराब करके रखा है। अब चलो गांव। नहीं जाऊंगा मैं गांव। मैंने तुमको सुबह क्या बताया था कि मेरे सपने में एक सफेद बालों की चुड़ैल और उसके साथ दो मोटे मोटे राक्षस खड़े थे। और जो इसने अभी बताया, मैंने उसे सपने में पहले ही देख लिया था। तो इसका मतलब ये कोई आम बुढ़िया नहीं है। इसको ढूंढो और पकड़ो। अरे हाँ पंडित, मैंने तो ये बात सोचा ही नहीं। चलो ढूंढो फटाफट, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। इतना बोलकर दोनों उस बुढ़िया को ढूंढने लगे। वे दोनों काफी दूर ढूंढे, पर कहीं भी उन दोनों को वो बुढ़िया दिखाई नहीं दी। तब वे दोनों थक हार कर रुक गए। पंडित, तुझको नहीं लगता कि बुढ़िया बहुत तेज से चल रही है? साला हम जवान और वो बुढ़िया उसका पीछा नहीं कर पाए। अपनी जिंदगी पर लानत है। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, खुद पर। जिंदगी पर नहीं पगले, जवानी पर। मैं थूकता हूं तेरी जवानी पर। जब मैं तेरे जैसा था तो बड़े बड़े कारनामे करता था, और आज तुझे देखकर मुझे अपना दिन याद आ गया। क्या ताकत थी मेरे अंदर। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर पंडित, अब गांव चलो। क्या करने निकले थे? क्या हो गया? बुढ़िया को ढूंढने के चक्कर में अपना समय बेकार कर रहे हैं।
हमारे साथ कोई जिन्न नहीं है जो उड़ाते हुए गांव पहुंचा देगा। चलो फटाफट गांव। इतना बोलकर दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। और गांव पहुंचकर लोगों से बातें करने लगे। अरे क्या बात हो गई? तुम सब इकट्ठे क्यों हो? कोई बात हो गई क्या? ऐसा लग रहा है बात बहुत बड़ी है। बोलो यार, कोई तो बोलो, माजरा क्या है? और तुम सबके चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई है? अरे पंडित जी, मेरा पति एक बूढ़ी औरत को छोड़ने गया था। काफी देर जो गया, लेकिन अभी लौटा नहीं। जो भी उनको ढूंढने जाता है लौटकर नहीं आता। ये क्या हो रहा है भगवान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो लग रहा है जैसे इस गांव का अंत होने वाला है। ऐसा नहीं बोलते भाभी, जरूर वे सब किसी जाल में फंस रहे हैं। ऐसा करो, 2-3 लोग मेरे साथ चलो, हम भी तो चलकर देखें कि वे सब कहां गायब हो रहे हैं। और रही बात बुढ़िया की, तो वो बुढ़िया हम दोनों को मिली थी, लेकिन फिर थोड़ी देर में गायब हो गई। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सच में जो कुछ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। चलो अब मेरे साथ कौन कौन चलेगा? जिसको जिसको चलना है देर मत करो, तुरंत चलो। इतना बोलकर मदन और पंडित वहां से चल देते हैं और उनके साथ 2-3 आदमी और रहते हैं। वे सब काफी दूर तक जाते हैं, पर कोई भी आदमी उन्हें दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर और जाने के बाद उन्हें उन सब की लाश दिखाई देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे भगवान, ये तो वही हुआ जिसे मैंने सपने में देखा था। अभी तो सिर्फ शुरुआत है मदन। अगर समय रहते हम कुछ ना करें, तब देखते ही देखते पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। मुझे समझ आ गया अब क्या करना है, क्योंकि सफेद बाल की चुड़ैल बोली थी सबको मार दूंगी। तुम सही कह रहे हो पंडित। अब हमें राजा के पास ही चलना होगा, क्योंकि हम जिन्न भाई का भरोसा नहीं कर सकते। वो दुनिया घूमने गया है और उसे आने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। इस सफर को हम दोनों को ही तय करना पड़ेगा। आप सभी लोग मेरे साथ राजा के दरबार चलो। जो कुछ करना है अब राजा के आदेश के अनुसार ही होगा। इतना बोलकर वे सभी राज दरबार की तरफ चल पड़ते हैं। और थोड़ी ही देर में राज दरबार पहुंच जाते हैं। राजा जी प्रणाम। मैं मदन आज आपके सामने थोड़ी बात करने आया हूं। राजा जी, 2-3 दिन से गांव में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा जिसे आप सुनकर भयभीत हो जाएंगे, ऐसा जिसे आप देखकर पागल हो जाएंगे। बस मेरी बातों पर विश्वास करना महाराज। गांव में पता नहीं कहां से ऐसा चोर आ गया जो लोगों के यहां चोरी करने के बावजूद लोगों को मार डाल रहा है, और ऐसी मौत मार रहा है जिसको देखने के बाद रूह कांप जाती है। क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले जानकीपुरम में कोई भी चोर नहीं था, और अचानक से इस राज्य में चोर कहां से आ गया? अगर तुम्हारी बातें झूठी हैं, तो उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। अरे चुप कर राजा, पागल है क्या तू? साला इधर गांव का आदमी मरा पड़ा है और तुझे मजाक लग रहा है? अरे उससे जाकर पूछो जिसके घर का कोई आदमी मरा है। मुझे डर नहीं लगता राजा जी आपसे। मुझे पता है कि मुझे इस लहजे में आपसे बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप उन बातों को मांगते क्यों नहीं हो। लोग आपके यहां आकर 2-2 बार सूचना पहुंचाई है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, और इसके लापरवाही की वजह से आज गरीबों की मौत हुई है। उसके जिम्मेदार आप हैं। अरे पंडित, पागल हो गया है क्या तू? कोई राजा से ऐसी बात करता है? अगर वो गुस्सा हो गया तो तुम्हारी जिंदगी जेल में सर जाएगी, इसलिए माफी मांग लो, अभी भी समय है। नहीं नहीं मदन, मैं माफी नहीं मांगूंगा। राजा की गलती है। मैं एक न्याय प्रिय राजा के सामने ही झुकूंगा, चाहे तो मेरा सिर कट जाए।
हे राजा, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरी बातों को मानोगे या नहीं? ए पंडित, अपनी सीमा में रहकर बात कर। तेरी औकात नहीं है कि मुझसे इस लहजे में बात करने की। बस तू एक पंडित है और एक पंडित होने के कारण तुझको छोड़ रहा हूं। हट जा मेरी नजरों से। क्या सच है, क्या झूठ, क्या न्याय है, क्या अन्याय, मुझे सब पता है। हट जा मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले मेरा मूड बदले। हट जा नजरों के सामने से। राजा की इतनी बात सुनकर मदन और पंडित तथा उसके साथ आए हुए सभी लोग वहां से चले जाते हैं। और थोड़ी देर में राजा का मंत्री राजा के पास आता है और राजा से कहता है, महाराज, रानी साहिबा अपने शाही कच में नहीं है। पूरा राजमहल ढूंढा, एक एक कोना ढूंढा, लेकिन कहीं भी रानी साहिबा दिखाई नहीं दी। गांव वालों का कहना है कि रानी को कोई बड़ा सा राक्षस उठाकर लेकर गया है। राजा जी, ऐसे मामले गांव से भी आए हैं। मैंने खुद अपने आंखों के सामने उनकी कटी लाशें देखी है महाराज। गांव के लोग डरे हुए हैं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। नहीं नहीं मंत्री, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी रानी गायब हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अब मैं क्या करूं मंत्री, बताओ। मैं पागल होने वाला हूं। मैं अपने रानी के बिना नहीं रह सकता। मुझे मेरी रानी चाहिए। इसके लिए जो कर सकते हो करो। महाराज, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दो लोग ऐसे भी हैं गांव में जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो उनके पास ले चलूं। दोनों के दोनों बहुत ही मेहनती और साहसी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे दोनों जरूर इस काम को अंजाम देंगे। कौन है ऐसे दो इंसान जिसको मैं नहीं जानता? मंत्री, उसका नाम बताओ, क्या है? अगर उन्होंने मेरी मदद की तो उनको मुंह मांगी चीज दिए जाएंगे। मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूं। मैं स्वयं उनके पास जाकर अपनी रानी के लिए हाथ जोड़ूंगा। नहीं नहीं महाराज, वे दोनों इतने भी निर्दयी नहीं हैं कि आपको झुकने देंगे। उन दोनों का नाम है मदन और मथुरा पंडित, जिन्हें पूरा गांव जानता है। उनके कारनामे मैं भी सुने हैं। चलो महाराज, अब समय और भी बर्बाद मत किया जाए। अरे क्या बोलते हो? मदन और पंडित? तुमसे थोड़ी देर पहले वे दोनों आए थे और मैं अपने घमंड में उन दोनों को यहां से भगा दिया। अरे राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो मंत्री, फटाफट, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। राजा के इतना कहते हैं, मंत्री राजा को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में राजा को मदन और पंडित से मिलवा देता है। मुझे माफ कर दो मदन और पंडित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं समझ पाया दूसरों का दर्द। जब मुझे खुद के लोगों का दर्द पता चला, तब मुझे पता चला कि दूसरों को भी दर्द होता है। मैं अपने घमंड में चूर था। आप सभी सही थे और मैं गलत था। अब मैं एक राजा होते हुए भी आपके आगे झुकता हूं और आपसे इस राज्य की भलाई की भीख मांगता हूं। अरे राजा जी, नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। अगर आप हमें कहने नहीं आते, फिर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करता। आप अपने राजमहल वापस जाएं। अगर आपकी रानी गायब हो गई है, अगर रानी साहिबा जिंदा हैं, तो मैं उनको ढूंढकर वापस लाऊंगा। आप घबराए नहीं। बस मैं इतना चाहता हूं कि जब तक मैं सफर में रहूं, आप गांव वालों की रक्षा करें। बस इतनी विनती है आपसे। हाँ महाराज, आप हम पर विश्वास रखें। हम दोनों ने पहले भी बहुत बहुत बड़े कारनामे किए हैं। हमें खुद पर विश्वास है। इस बार भी हम विजयी होकर लौटेंगे। बस मुझे एक दोस्त की जरूरत है जो बहुत जल्द इस नए सफर में आने वाला है। उसके आते ही समझो पूरा पासा पलट जाएगा। अब मुझे आप आज्ञा दें, हम दोनों अपने मार्ग में आगे चलें। इतना बोलकर दोनों वहां से चल देते हैं।
चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचते हैं। वे सब चलते चलते थक गए और फिर एक पेड़ के पास थोड़ी देर रुककर आराम करने लगे। तभी उनके कानों में एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। पंडित तुरंत समझ गया। अरे मदन, ये तो वही बुढ़िया की आवाज है जो हम तुमको गांव के किनारे मिली थी। चलो ढूंढो फटाफट, तुरंत इस बार भागनी नहीं चाहिए, उसको पकड़कर सबक सिखाएंगे। इतना बोलकर दोनों लोग बुढ़िया की तलाश करने लगते हैं। तभी एक पेड़ के नीचे बुढ़िया रो रही होती है। जैसे ही मदन और पंडित को बुढ़िया देखती है, वैसे वहां से भागने लगती है। तुरंत मदन और पंडित उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते बुढ़िया पता नहीं कहाँ चली जाती है। तभी पंडित मदन से कहता है, सुनो मदन, अब ऐसे काम नहीं बनेगा। तुम उधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ, तब तो मिलेगी। बहुत देर से परेशान करके रखी है। अगर पक्का ये ओलंपिक में दौड़ती तो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतती। चलो अब पकड़ो। इतना बोलकर पंडित इधर से दौड़ता है और मदन उधर से दौड़ता है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार वो बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे पकड़ी जाती है। बूढ़ी औरत को पड़ते ही मदन पंडित से कहता है, पंडित, तुमको क्या लगता है कि सच में बूढ़ी औरतें इतना दौड़ सकती हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और है। अगर ये एक डायन होती तो अपना रूप बदलती जरूर, लेकिन ये एक पागल औरत है। हाँ, मैं हूँ पागल। तुम्हारे जैसे लोगों ने ही मुझे पागल बनाया है। मुझसे कोई प्यार से बात नहीं करता। मैं वो अभागन हूँ जिसने अपने पति को खोया है, जिसने अपने बच्चों की लाश को अपनी आंखों से देखा है, जिसने खुद को 1 महीने से भूखा रखा है। मैं वही पागल हूँ जिसे तुम डायन बोल रहे हो। वैसे अम्मा, आप डायलॉग अच्छा मार लेती हैं। अगर तुम फिल्म में काम करती तो पक्का फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। अभी बोल रही है 30 दिन से मैं भूखी हूं और दौड़ ऐसे रही है मानो बाबा रामदेव का च्यवन पाराश खाकर आई हो। नहीं पंडित, ऐसा मत बोलो। मुझे अम्मा की बातों पर विश्वास है। जिसके सामने ऐसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, वो पागल जैसा हो ही जाता है। मुझे माफ करें, हमने आपको गलत समझा। आप हमें ये बताएं, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं और यहां तक आई कैसे? क्योंकि हम लोग आते आते थक गए, पर आप नहीं थकी। ऐसा क्यों? बेटा, मैं इस जंगल में आती जाती रहती हूँ। यहाँ पर एक तालाब है जिसका जल बहुत पवित्र है और उस जल को पीते ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है। और मेरे थकने का राज वही तालाब का पानी है। मैं उसे रोज पीती हूँ और अब मेरे पास उस तालाब का पानी खत्म हो चुका है, इसलिए मैं उसे लेने जा रही हूँ। मेरी बात मानो, अगर तुम्हें भी थकान लग रही है तो मेरे साथ चलो और उस तालाब का पानी पी लो। देखना, पूरी थकान दूर हो जाएगी। वो अम्मा जी, इसका मतलब आप डॉक्टर भी हैं? अभी तो सिर्फ तुमने मदन की बातों का जवाब दिया है, अभी तो मेरी बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि तुमने उस दिन एक सफेद बाल की चुड़ैल और 2 राक्षसों को देखा था या नहीं देखा था? अगर देखा था तो वे सब किधर गए अब बताओ, तभी मैं तालाब तक चलूंगा। बेटा, तुम्हारे जैसे मुझे छोड़ने दो। लोग आए थे, मैंने उनको भी यही बातें बताई, लेकिन
उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी और मुझे छोड़कर आगे चले गए, और फिर अंततः वे दोनों मारे गए। इसलिए बेटा, इस पर बात मत करो। मेरे साथ चलो, उस तालाब का पानी पी लो। सारी बातें भूल जाओगे। वो इतना मीठा है, मानो शहद खा रहे हो। आहा आहा, शहद नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया। अब देर मत करो अम्मा, तुरंत चलो, मुझे उस तालाब का पानी पीना है। बहुत जोरों से प्यास लगी है। पंडित के इतना बोलते ही बूढ़ी अम्मा मदन और पंडित को उस तालाब की तरफ ले जाती है और थोड़ी ही देर में उस तालाब के पास पहुंच जाती है और फिर मदन और पंडित से कहती है, सुनो बेटा, पहले तुम दोनों पानी पी लो, फिर मैं आराम से पी लूंगी, क्योंकि तुम दोनों काफी देर से थके। इसलिए सबसे पहले मुझे पीकर बताओ कि ये पानी कैसा लग रहा है। बूढ़ी अम्मा की बातों में आकर पंडित और मदन तालाब के किनारे पहुंच गए। जैसे ही पानी पीने वाले होते हैं, वैसे उनका साथी जिन वहां पर आ जाता है और मदन पंडित को रोक देता है। कहां कहां मदन और पंडित पागल हो रहे हों। ये कोई मीठे पानी का तालाब नहीं है जो तुम पीने आ रहे हो। ये एक श्रापित तालाब है और ये बुढ़िया कोई बुढ़िया नहीं है, बल्कि एक राक्षस जो इस तालाब तक लोगों को बहला फुसलाकर यहाँ तक लाता है और फिर उन्हें पानी पीने को कहता है। जैसे ही वो सब पानी पीने जाते हैं, वैसे ही तालाब उनको निकल जाता है और फिर बदले में इसको शक्तियां देता है। अरे मोरी अम्मा, ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाता है और मैं भी इन सब के जाल में फंस गया। बहुत बहुत धन्यवाद मोटे सांड, सही समय पर आकर हम दोनों की जान बचाई। और तेरी बुढ़िया की बड़ी मीठी मीठी बातें करती है। मीठी मीठी बातें करते करते मुझे मीठे पानी तक लाई। अब दिखा अपना असली रूप। पहले तो मैं तुमसे नाराज हूं जिन भाई, क्योंकि तुम आए इतने लेट और हम दोनों काफी देर तक, मतलब काफी दिन तक इंतजार किए, और तुम दुनिया की सैर करने गए थे, आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए मुझसे बात बिल्कुल भी मत करना। सॉरी भाई लोग, रियली सॉरी। मुझे पता था कि तुम सब मुझसे नाराज हो, बट मैं सफर में था, एक नया सफर। लेकिन उधर मजा नहीं आया तो सोचा क्यों ना अपने पुराने फ्रेंडों से मिलकर एक नया सफर जारी किया जाए। लेकिन तुम दोनों ने पहले से एक नया सफर जारी किया है। अरे यार भाई, पहले मेरी बात तो मानो। पहले इस बुढ़िया को इसका असली रूप में बदलो, हम सबको देखना है। जैसा आप कहो दोस्तों। लो, आबरा का डाबरा है जिन्नी शक्तियां, इस बुढ़िया को इसके असली रूप में लेकर आओ। जिन्न के इतना कहते ही वो बुढ़िया एक राक्षस में बदल जाती है। राक्षस में बदलते देख मदन और पंडित डर जाते हैं और फिर राक्षस जिन्न से कहता है, अब जब मेरा असली रूप देख ही लिए हो, तो अब मेरी ताकत का अंदाजा भी लगा सकते हो। तुमको चींटियों के जैसा मसल दूंगा। अभी तक मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को मारा है, कोई मुझसे जीत नहीं पाया, और इस बार तुम भी मारोगे। जितनी दूर भगाना चाहे भाग लो, कोई नहीं बचा पाएगा। तुमने सिर्फ इंसानों को मारा है, लेकिन मैं इंसान नहीं, मैं हूं एक जिन्न, और तेरे जैसे राक्षस मेरे पांव दबाते हैं। और अब किसी को भागना है, किसको रुकना है, ये तो समय ही बताएगा। मैं कहता हूं, खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। तो ठीक है, तो तू मेरी शक्तियों का मुकाबला करके दिखा। मेरी शक्तियां सबसे बलवान है। मैं हूं ताकत का देवता, मुझको कोई नहीं मार सकता। मुझे मारने का मतलब स्वयं भगवान को अवतार लेना होगा। तेरे जैसे नीले इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुझे तो मैं कच्चा चबाऊंगा और इस पंडित की मुंडी काट के खा लूंगा। अरे क्या बोला रे, मेरी मुंडी खाएगा? अब तो तेरा बच पाना मुश्किल है। अरे जिन भाई, देर किस बात की कर रहे हो? क्या कोई मुहूर्त देखो इसे मारने के लिए। अगर मारना है तो मारो भाई।
हाँ जिन भाई, अगर तुम मार सकते हो तो मार डालो इसको, क्योंकि यार खाम खाम मुझे डर लग रहा है। मैं थक गया हूं। अगर मार सकते हो तो मरो, नहीं तो फिर मैं भागू। नहीं नहीं दोस्तों, मैं पहले किसी पर वार नहीं करता। अगर उधर से वार हुआ तभी इधर से वार होगा। जब तक ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तब तक मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा तो चल ठीक है, मेरी शक्तियों का मुकाबला करके दिखा तो मैं जानूं। इतना बोलकर राक्षस जिन पर हमला कर देता है। अरे जिन भाई, क्या तुम इसको बिजली का झटका दे रहे हो? मैं तो कहता हूँ इसके पास आओ और उठा उठा कर पटको, चीर डालो, फाड़ डालो साले को, तभी मजा आएगा। हाँ जिन भाई, बहुत दिन हो गए तुम्हारे घूसे वाली मार नहीं देखी। एक बार अगर इसे मार देते तब तो मजा ही आ जाता यार। प्लीज एक बार मार दो ना। मदन के इतना कहते ही जिन उस राक्षस के पास जाता है और लातों घूंसों से उसको मारता है। मारते मारते आखिरकार उस राक्षस को मार ही डालता है। मारने के तुरंत बाद वे सब वहां से भाग जाते हैं। और एक जंगल में जाकर थोड़ी देर रुककर आराम करने लगते हैं। अगर राक्षस पंडित के मुंडी खा लेता तो पंडित क्या करता? मुझे तो ये बात सोच सोच कर हंसी आ रही है कि राक्षस ने पंडित की मुंडी को ही क्यों खाना चाहा। अरे मदन, तू मेरे मुंडी के पीछे मत परेशान हो। अगर परेशान होना ही है तो इस मोटे के पीछे परेशान हो। ये अंग्रेजी में बोलता है, मतलब क्या, 1-2 देश घूमकर चला आया है, अब से अंग्रेजी में बात कर रहा है। अरे मदन भाई, मैं अंग्रेजी में ही नहीं, बहुत सारी भाषाओं में बात कर सकता हूं। मैंने सारी दुनिया को घूम लिया। लेकिन जो सुख भारत में है वो सुख कहीं और नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां पर, क्योंकि मेरे पास है मेरे सबसे अच्छे दोस्त, और मैं अपने दोस्त को छोड़ सकता नहीं। भले मैं कहानी के बीच में जाऊं, पर आऊंगा जरूर। अगर जिन भाई बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाएं? क्योंकि रात होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि रात में हम दोनों सोए, क्योंकि जंगल रात में ज्यादा खतरनाक होता है और मुझे लगता है कि रात बस केवल थोड़ी देर में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब तुम सब आराम करो और मैं कुछ खाना के लिए बाहर जा रहा हूं। इतना बोलकर जिन वहां से चला जाता है और फिर पंडित मदन दोनों सो जाते हैं। सोते सोते रात हो गई और जिन वापस आ गया। फिर उन दोनों को उठाता है। अरे वो पंडित मदन, उठो यार, बहुत समय हो गए, अब चलना होगा। नहीं, ये जंगल बहुत खतरनाक है, बच पाना मुश्किल है। उठो उठो, तुरंत उठो, सफर को आगे बढ़ाना है। जिन के इतना कहते ही वे दोनों लोग उठ जाते हैं और फिर पंडित जिन से कहता है, अरे यार, सोने में बहुत मजा आई। बुरा ना मानो तो थोड़ी देर और सो जाऊं। कसम से यार, नींद मेरी पूरी नहीं हुई अभी। जंगल में सोने के मजे ही अलग होते हैं। क्या ठंडी हवाएं जो दिल को सुकून देती हैं, उनकी बात ही अलग है। आनंद ही आनंद छिपा है जंगल में। पंडित तू भूल मत, इसी जंगल में कितने खतरनाक जानवर भी रहते हैं और कुछ बुरी आत्माएं भी रहती हैं। अगर वो तुम्हारे पास आ गए तो तुमको 10 दिन नींद नहीं आएगी। इसलिए ज्यादा बोल नहीं, अपने आलस को कम करो और यहाँ से तुरंत चलो, क्योंकि अब अपने पास वक्त नहीं बचा। आपको सोना नहीं है, चलते रहना है। ठीक है ठीक है, कहाँ आज मेरी बात मानोगे? कोई बात नहीं, सबका समय आएगा, मेरा भी आएगा। किसी को जबरदस्ती चलाया जा रहा है उसकी इच्छा के बिना, ये कहाँ का न्याय है? फिर भी मैं चलता हूँ। चलो भाई लोग, तुम सब भी बहुत निर्दयी हो। इतना बोलकर सभी सफर के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में
एक सोने की अंगूठी दिखाई देती है। रात में अंगूठी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मदन उसे देखकर दोनों से बोला, ये अंगूठी रानी की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि रानी अभी जिंदा है और हम उसके बहुत करीब हैं। पर आगे का सफर कैसा होगा कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। अब जो भी होगा बहुत बुरा होगा। वैसे मदन, तुम्हारी बातें मेरे कानों में नहीं पड़ रही हैं। मैं इतनी दूर का सफर नींदों में तय कर दिया। तुम किस अंगूठी की बात कर रहे थे? क्या हुआ, अंगूठी खरीदनी है क्या? इतनी देर से बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हो। अरे पंडित, नींद खोलो, सामने देखो, रानी की अंगूठी पड़ी है। अब रानी हम सबके बहुत करीब है और जिंदा भी है। उसे बचाना हमारा सबका कर्तव्य है और उन बुरी शक्तियों का अंत भी करना होगा। अरे यार, ये तो कोई राजशाही अंगूठी है। इसका मतलब रानी को इधर से ले जाया गया है। अब रुकने का वक्त नहीं है। चलते रहो जब तक कोई और सुराख ना मिल जाए। रुकने का नाम मत लेना। सफर सच में बहुत खतरनाक है। संभल कर चलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वे सभी वहां से चल देते हैं। और जंगल के दूसरे कोने पर एक आंख वाला राक्षस एक साधु को पिंजरे में कैद किए रहता है। अरे वो साधु, मुझे मंत्र बता, मेरी आंखें वापस कैसे आएंगी? मुझे एक आंख पसंद नहीं है, मुझे मेरी आंख लौटा। तेरे गुरु ने ही मुझे श्राप दिया था, इसलिए तू ही मेरी आंखें वापस लाएगा, नहीं तो तुम मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे गुस्सा आ रही है। 1 हफ्ते से तुझे पिंजरे में कैद कर तेरी मनपसंद चीज मैं तुझे खिला रहा हूँ, लेकिन तू रोज मुझे एक एक दिन कर समय बता रहा है। बहुत हो गया, आज तेरी आखिरी रात है। अरे मेरे भाई, तुझको मैं 1 हफ्ते से बता रहा हूँ, मुझे मार डालोगे तब भी तेरा श्राप नहीं जाएगा, इसलिए मुझे छोड़ दे। मुझे मेरे शिष्यों तक जाना है, वे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं और जब तक मैं उनके पास नहीं जाऊंगा वो पागल सा घूमते रहेंगे। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे जाने दो, मैं इस श्राप का तोड़ नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं एक आंख से भी काम चला लूंगा, लेकिन तुमने 1 हफ्ते से अपनी बहुत सारी डिमांड मेरे सामने रखी। कभी ये पकवान खाने को है, कभी वो पकवान खाने को है, कभी ये फल खाना है तो कभी वो फल खाना। मैंने तुमको खुश करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुमने लास्ट में आखिरकार ना बोल ही दिया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल लड़ मेरी शक्तियों से। मुझे पता है कि तू मुझे हरा सकता था, इसलिए मैंने तुझे खाने में शक्ति रोधी पदार्थ मिलाया, जिससे तुम अंदर से कमजोर हो गए हो और ज्यादा ताकत से लड़ोगे तो मर जाओगे। तुम्हारा रक्षा कवच मेरी शक्तियों को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, इसलिए चिल्लाओ और खुद को बचाने की गुहार लगाओ। इतना बोलकर एक आंख वाला राक्षस उस साधु पर अपनी शक्तियों से हमला करता है। साधु अपना रक्षा कवच लगा लेता है, लेकिन उसे पता था कि रक्षा कवच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वह जोर जोर से मदद मांगने लगता है। अरे कोई है, बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगा। अगर मैं मर गया तो मेरे सभी शिष्य मर जाएंगे, इसलिए मेरी आवाज किसी के कानों तक पहुंच रही है, तो मुझे बचाओ। मैं अंदर से बहुत कमजोर हो गया हूँ, मुझे बचाओ। साधु ऐसे चिल्ला रहा था, तभी उसके चिल्लाने की आवाज उन तीनों के कानों में पड़ी और फिर वो तीनों एक जगह खड़े हो गए। अरे रुको, मैंने कुछ सुना। क्या तुम सबने भी वही सुना? कोई आदमी मदद के लिए पुकार रहा है। हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। यही हमारा सबका कर्तव्य है। तुरंत ढूंढो उसे और ढूंढकर उसकी मदद करो। नहीं पंडित, ये किसी की चाल हो सकती है। अपने पद से भ्रमित ना हो, यही हमारा उद्देश्य है। इन सब फिजूल की बातों में समय खराब मत करो और अपने सफर की ओर जारी रहो, नहीं तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। मदन की इतनी बात सुनकर वो सभी आगे बढ़े, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उनके कानों में एक आवाज फिर सुनाई दी। रुको यार, इस बार उसकी आवाज मुझे पूरी तरह साफ साफ सुनाई दी है। मदन, ये कोई छलावा नहीं है।
हमें उसके पास चलना है और उसकी मदद करनी है, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है उसकी मदद करने से अपनी भी मदद मिलेगी। ठीक है पंडित, जैसा तुमको सही लगे। सुनो जिन्न भाई, हम सबको उसके पास ले चलो, क्योंकि अगर पंडित का दिल बोल रहा है कि उसकी मदद करने से अपनी मदद होगी, तब हमें उसकी मदद करनी ही होगी, क्योंकि सफर को आसान करना है कठिन है। इसलिए हम दोनों को वहां तक ले चलो। मदन के इतना बोलते ही जिन उन दोनों को उस साधु के पास ले जाता है। साधु मदन, पंडित और जिन को देखकर मदद मांगने लगता है। अरे पंडित, मेरी मदद करो, ये मुझे मार देगा और मेरी वजह से मेरे शिष्य मर जाएंगे। उन्हें मैं हिमालय की तलहटियों में छोड़कर आया हूँ और जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक वे भी वहां से लौटेंगे नहीं। इसलिए मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। आप घबराए नहीं साधु बाबा, मैं आपकी मदद करने ही आया हूँ। मुझे पता है आपकी शक्तियां छिड़ हो गई हैं, इसलिए आप धैर्य बनाकर रखें और इस एक आंख वाले राक्षस के मरने का इंतजार करें, क्योंकि आपने काफी दिन से किसी बड़े राक्षस को मरते नहीं देखा। आज देखकर आपका दिल प्रफुल्लित हो उठेगा। क्या बोल रहा है रे पंडित, तू मुझे मारेगा? तेरी औकात इतनी हो गई कि तू मुझे मारेगा? हाँ हाँ, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। जितना बोलना था बोल लिया। पहले मैं तुम तीनों को मारूंगा, फिर इस साधु को मारूंगा। तो तुम्हें पता तुम तीनों को, मतलब हम दोनों को हाथ लगाने से पहले एक बहुत बड़ी शक्ति से लड़ना होगा, और वो शक्ति कोई और नहीं, मेरा नीला भाई जिन्न है। जब तक ये मेरे साथ है तब तक तुम्हारे जैसे लाखों राक्षस को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए मुझे डर नहीं लगता। मैं तो कहता हूं अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। वक्त के पहले अगर तुम यहां से जा सकते हो तो चले जाओ। मानना पड़ेगा, एक से बढ़कर एक लोग तुम्हारे ग्रुप में हैं। कोई बोलने की सीमा ही नहीं है। तुमको लगता है कि मुझे भागना चाहिए और मुझे लगता है कि तुम तीनों को भागना चाहिए, पर अफसोस इस बात का है कि तुम भागोगे पर बचोगे नहीं। बस बहुत हो गई तेरी किचकिच। अगर अब और तेरी बातें सुनी तो मैं पागल हो जाऊंगा तेरी बातें सुनकर। मेरे हाथों में खुजली होने लगी, और तुमको पता है जब हाथों में खुजली होती है, माफ करना तुमको नहीं पता, तब मैं किसी को अच्छे तरीके से धोता हूं, और तब तक धोता हूं जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। अब खुद को बचा कर दिखा। इतना बोलकर वे सभी आपस में लड़ने लगते हैं। काफी देर लड़ने के बाद आखिरकार एक आंख वाला राक्षस मारा जाता है। राक्षस के मरने के बाद साधु बाबा पिंजरे से आजाद हो जाते हैं और फिर तीनों लोग से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी जान बची, जिसका आभार मैं कैसे चुकाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वैसे तो मैं अंदर से बहुत कमजोर हो गया हूँ, और जब तक उसके पिंजरे में कैद था तब तक मेरी शक्तियाँ मेरा साथ नहीं दे रही थी। बोलो, अभी मैं तुम्हारी कैसी मदद करूँ? साधु महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इतना बता दो कि क्या आपने कभी सफेद बालों वाली चुड़ैल के बारे में सुना है, जो गांव से बच्चों को, जानवरों को, यहाँ तक कि बूढ़े इंसानों को चुरा कर ले जाती है? बेटा, क्या हुआ? वो सफेद बाल की चुड़ैल आपके गांव तक पहुंच गई। अब बहुत अनर्थ हो जाएगा। उसका मुकाबला करना बहुत कठिन है। मेरे गुरु से एक बार उसका मुकाबला हुआ था। उसके वार से मेरे गुरु 10 साल बाद मर गए। वो कभी भी आगे से वार नहीं करेगी, पीछे से वार करती है और उसे मार देती है। उसका मुकाबला करना बहुत कठिन है। उसके अंगरक्षक बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उसको मारने का सपना छोड़ दो। साधु बाबा, आपने शायद हमें पहचाना नहीं। हम वही तीनों हैं जो पाताल लोक से लेकर महारानी डायना का अंत किया। अगर हम तीनों मिलकर महारानी डायना को मार सकते हैं तो क्या ये उससे भी खतरनाक है? बेटा, ये महारानी डायना की छोटी बहन है। इसे मरे हुए राक्षसों को पुनः जिंदा करना आता है। अभी तुमने जिस राक्षस को मारा, ये भी पहले मर गया था, और इसके पास जो भी अंगरक्षक हैं वो भी पहले मारे गए थे, और अब ये सभी लोगों की बलि देकर महारानी डायना को जिंदा कर रही है। अगर महारानी डायना वापस आ गई तब ये पृथ्वी काली शक्तियों की गुलाम हो जाएगी और फिर इसे कोई नहीं हरा सकता। साधु बाबा, तभी मैं सोच रहा हूं कि मैं जिससे मिल चुका हूं फिर उनसे क्यों मिल रहा हूं।
और ये लोग जो गायब हो रहे हैं वो सब मारे क्यों जा रहे हैं? अब मेरी बात समझ में आ गई। ठीक, सफेद बाल की चुड़ैल बलि देकर महारानी डायना को जीवित करना चाहती है। तो साधु बाबा इसे रोकने का कोई उपाय तो होगा। अगर कोई उपाय है तो आप हमें बताएं, हम इसे रोक सकते हैं। हाँ बेटा, एक ही उपाय है, काली अमावस्या। वो काली अमावस्या को अगर किसी राजर्षि खून की बलि देती तब महारानी डायना वापस जिंदा हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें रानी को बचाना होगा। काली अमावस्या सिर्फ 2 दिन बची है। इसका मतलब हमें सफर तेज करना होगा। साधु बाबा, हमें वहां तक जाने का रास्ता बताएं। बेटा, वहां तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, काली दुनिया का जंगल, जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, जहां पर सिर्फ काली शक्तियों का राज है, जहां पर सिर्फ मौत की चीखें सुनाई देती हैं। तुमको यहां से सीधे आगे जाना होगा। वहां पर एक गुफा मिलेगी। उस गुफा में प्रवेश करना है। प्रवेश करते ही एक मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र के जाप करते ही तुम्हें वो मंत्र उस काली दुनिया के जंगल तक ले जाएगा। ठीक है बाबा, आप हमें वो मंत्र बताएं और मैं उसे याद कर उस जंगल तक पहुंच सकूं। इतना सुनकर साधु पंडित को मंत्र बता देता है और फिर तीनों लोग अपने सफर के लिए आगे बढ़ चलते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें वो गुफा दिखाई देती है। उस गुफा में वो सभी प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही पंडित एक मंत्र पढ़ता है और फिर सभी अचानक से गायब होकर उस काली दुनिया के जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां का मंजर ऐसा था मानो जैसे सूर्य की किरणें कभी आई ही ना हो। वे सब थोड़ा आगे बढ़ चले, लेकिन कहीं भी रानी उन्हें दिखाई नहीं देती। तभी पंडित जिन से बोलता, सुनो, अब वक्त आ गया है। तुम्हारे शक्तियों का ये काली शक्तियों का जंगल है और यहाँ पर हम भटकते रहेंगे, पर रानी कहीं मिलेगी नहीं। इसलिए तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और रानी को ढूंढ कर पता करके यहाँ पर आओ। हम दोनों यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ और लौट कर आओ। पंडित, पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है और मुझे रोक रहा है जाने को। बोलो तो ना जाऊं, क्योंकि तुम दोनों को इस घने और खतरनाक जंगल में छोड़कर जाना सही नहीं है। अरे पगले, खामखा क्यों परेशान होता है? जो किस्मत में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो होना है होकर रहेगा और उसके लिए मैं परिश्रम करता हूँ। तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं। पंडित की इतनी बात सुनकर जिन वहां से चला जाता है। ठीक उसी समय का फायदा उठाकर एक बड़ा सा राक्षस पंडित और मदन के सामने आता है। क्यों रे पंडित, पहचाना? मैं वही हूँ जिसे तुमने मारा था, पर इस बार कहानी कुछ और होगी। ये माया का जंगल है और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुमने अपने नीले भाई को यहाँ से भगाकर बहुत अच्छा किया। उसका मुकाबला सफेद चुड़ैल से और मेरा मुकाबला तुमसे। और मुझे पता है तुम नीले इंसान के बिना कुछ भी नहीं, इसलिए आज मरोगे। तुमको बचाने कोई नहीं आएगा। हम मरने से नहीं डरते। मुझे पता है कि तुम मुझे छल से मार रहे हो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मरने के बाद भी अपने लोगों के दिलों में जिंदा रहूंगा। मैं कभी नहीं मरूंगा। मेरा ये शरीर मरेगा, मेरा नाम हमेशा अमर रहेगा। और रही बात लड़ने की, तो मैं तुमसे लड़ूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। मदन, तुम मेरे पीछे आओ। मेरे पास भी कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे मैं इसे कुछ देर तक तो रोक ही सकता हूं। अगर मोटा भाई आया तो ठीक, नहीं तो आज आखिरी दिन है अपना। इतना बोलकर पंडित और राक्षस में आमना सामना होने लगता है और उधर जिन भाई रानी के पास पहुंच जाता है, लेकिन तुरंत वहां पर सफेद बाल की चुड़ैल आ जाती है। आओ आओ स्वागत है। मेरी बहन को मारने वाले तुम तीनों थे। माफ करना, अब तो सिर्फ तुम अकेले बचे हो, क्योंकि उसे मारने के लिए मेरा एक दूत ही काफी है।
मैंने गजब का खेल खेला। तुम इधर आए, मैंने उसको उधर भेजो। तुम चाहकर उसे बचा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और तुम जा भी नहीं सकते। अगर मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ ना, तो तुम्हारे पूरे साम्राज्य को आग लगा दूंगा। मैं अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वी को हिला दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हट जाओ मेरे सामने से। मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अंत इतना खतरनाक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस थोड़ी देर और रुको। काली अमावस्या के आधी रात को इसकी बलि देकर मेरी बहन डायना वापस आएगी। वो मंजर कितना सुंदर होगा जब पूरी दुनिया पर काली शक्तियों का राज होगा। ये सपना तुम्हारा कभी नहीं पूरा होगा। तुम सामने से नहीं हटी तो तुम मेरी शक्तियों का मुकाबला करो। इतना बोलते ही दोनों में आमना सामना होने लगता है। काफी देर आमना सामना होने के बाद दोनों बराबर रहते हैं और उधर पंडित काफी देर से उसे राक्षस का सामना करते करते थक गया था और आखिरकार पंडित और मदन मारे गए। पंडित और मदन की चीख पूरे जंगल में गूंज पड़ी। यह सुनकर जिन्न समझ गया कि अब मेरे दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे और वो क्रोध से आग बबूला हो जाता है और फिर अपने पूरे आखिरी शक्ति के साथ उस सफेद बाल की चुड़ैल से लड़ता है और फिर उसे भी मार डालता है। उसको मारने के बाद वो रानी को लेकर मदन और पंडित के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जाते ही वो देखता है कि दोनों दोस्त उसके मारे गए होते हैं। फिर वो उसी गुस्से में उस राक्षस को पटक पटक कर मारता है और दोनों दोस्त को अपनी शक्तियों से उठाकर उनके राज्य ले जाता है। जिन्न को देखकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जिन्न राजा से कहता है, राजा जी, मेरे दोस्तों की लाश हैं। इनको संभाल कर रखो। मैं इन्हें जिंदा करूंगा। एक सफर उनके जिंदगी के नाम चलूंगा। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, क्या एक नया सफर जारी किया जाए, मदन और पंडित को जीवित किया जाए या नहीं। और हाँ, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।